So hello जो welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप लोग देख रहे हैं। In this video we will discuss regulation of respiration। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। और 3 डिजीज है जो आपको पढ़ना है, एम्फाइसीमा और एस्थमा है ना, ऑक्यूपेशन, ये तीनों बीमारी को पढ़ना है। पहले यहाँ पर मैंने कल को लेक्चर में बोला था ये कुछ नहीं था, 2 सेकंड का था, तो मेरे भाई मैंने लिख दिया कि पहले ही इसको काम खत्म करें। हमने क्या बोला था मेरे भाई, मैंने पहले लेक्चर में कि जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या प्लाज्मा में, और आरबीसी में भी क्या होता है, ये इसका अमाउंट ज्यादा होता है। आरबीसी में इसका अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा होता है ना। मैंने बोला था, बढ़िया तरीके से बोला था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो HCO3 है ना, ये ऑलवेज कहाँ बनता है, आरबीसी में। और ये टिश्यू को क्या मतलब कि ये टिश्यू को मेरे भाई क्या होता है, टिश्यू को देता है इन प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। अब ये प्लाज्मा में देता है टिश्यू से ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको मैंने बोला था कि जो टिश्यू से हमारे पास HCO3 है, ये मेरे भाई जाएगा कहाँ, तो प्लाज्मा में, हमने बोला था। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये जो लंग्स है ना, इन लंग्स इट अगेन इंटर, पहले क्या करता है, लंग्स में इंटर करता है आरबीसी टू शो अरे यार अपोजिट रिएक्शन। ये क्या करता है, अपोजिट रिएक्शन क्या करता है मेरे भाई, शो करता है। आपको पता होना चाहिए। सो मैंने ये तो पॉइंट बोला था, एक पॉइंट और लिख देना है ना, एवरी 100 ml deoxygenated blood delivered 4 ml CO2 to tissue, यानी यहाँ पे एल्वियोलाई लिखो। आपको ये तीनों पॉइंट मेरे भाई समझ में आ गया। 3 पॉइंट था मेरे भाई, ये आसान था, तो इजी था, तो मेरे को पता था कि तुम लोग मेरे भाई करोगे, हो जाएगा। अब मैं बातें करता हूँ जो हमारा मेन मुद्दा वाला चीज है। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मेरे को पता है, आधा घंटा से आसपास लगेगा, है ना। तो ये लेक्चर अब इंड हो जाएगा हमारा, बढ़िया तरीके से इंड होगा। मैं बातें कर लेता हूँ क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए मेरे भाई कौन कौन होता है, कौन कौन रेगुलेट कर सकता है, क्या आपको पता है? अगर मेरे भाई किताब को अगर तुम मेरे भाई पढ़े हो तो मेरे भाई पता होना चाहिए कि हाँ ये रेगुलेशन को मेरे भाई क्या करता है, रेगुलेट करता है, या ये अफेक्ट करता है मेरे भाई, ये कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन की रेट को, रेस्पिरेशन की दर को मेरे भाई कौन मेरे भाई इंक्रीज करता है, कौन घटाता है, बढ़ाता है, ये भी होना चाहिए। तो मेरे भाई हमारे पास पहले क्या होते हैं कि इसमें 2 चीज को पढ़ना होता है। पहले न्यूरल और एक यहां से लिख देता है ना, कीमोरेगुलेशन। ये 2 चीज को मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है, कीमोरेगुलेशन और न्यूरो रेगुलेशन। यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी बोल सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन होता है। नर्वस सिस्टम मेरे भाई आपको CNS जानते हो ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे भाई कंट्रोल वही करता है, सारा चीज का मालिक वही होता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, उसके बाद इसको बातें करें, तो उसके बाद डिजीज बात कर ले, तो काम खत्म हो जाएगा, हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये पॉइंट मेरे भाई होना चाहिए, अच्छी बात है ना। अब ये पॉइंट मैं लिखता हूँ कि जो न्यूरल रेगुलेशन है ना, ये भी क्या होता है मेरे भाई, 2 टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए
जो न्यूरल रेगुलेशन होते हैं इसको मेरे भाई दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप पढ़े हो ना कि जो हम लोग की ब्रेन है, ब्रेन में आपको पढ़े हो कि मेरे भाई जो हम लोग का छोटा ब्रेन है, छोटा ब्रेन तो कहते हुए ना, हम लोग को वहां पे क्या होता है छोटे ब्रेन में, तो हम लोग का सेरिबेलम होता है या सेरिब्रल होता है, सेरिबेलम होता है या सेरिब्रल होता है, तो सेरिब्रल होता है, उसके बाद मेडुला होता है, उसके बाद पोन्स होता है, मतलब पीछे वाले मेरे भाई हाइंड ब्रेन में हम लोग का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेरे भाई छोटू वैसी को बोले है ना, तो हाइंड ब्रेन में होता है। तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला होता है, यहाँ पर पॉन्स होता है, पॉन्स भी क्या है, हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है ना। और पॉन्स में एक चीज होता है और आपको अभी बताते हैं, और मेडुला में, कि मेडुला में क्या होता है, एक चीज होता है RRC, RRC होता है, RRC ये होता क्या है, तो लिख देता हूं मैं पहले लिखने के लिए, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है ना। अब यहां पर क्या होता है मेरे भाई, पी से याद रख लेना, न्यूरोटैक्सी रिदम सेंटर, सेंटर लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज होता है इसमें पॉन्स में। अब ये चीज पॉन्स में होता है मेरे भाई, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, क्या क्या रेगुलेट करता है, इसके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है RRC, ये मेन मेरे भाई अड्डा होता है, मेरे भाई मेन अड्डा ये होता है, मेरे भाई मालिक ये होता है। सारी चीज अगर कोई भी हमारे मेरे भाई रेस्पिरेशन में मेरे भाई चेंजेस करना है, कोई भी चीज चेंज हो रहा है मेरे भाई, उसको देखना है, सारे चीज को कंट्रोल करना है, तो कौन करेगा मेरे भाई, मालिक ही करेगा मेरे भाई। कौन करेगा, RRC ही करेगा। इसमें अगर इसमें कोई चेंजेस हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस हो रहा है, तो भी कौन करेगा, यही करेगा। कीमो में भी होगा तो यही करेगा मेरे भाई, सब में होगा तो यही करेगा, इसमें कोई शंका वंका की बात नहीं है कि ये नहीं करेगा, है ना। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, जरा आपको समझ में आना चाहिए, है ना, नहीं समझ में आएगा ऐसा थोड़ी नहीं लिखता हूँ, है ना। तो लिख लेना है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, चलो ठीक है, controlled the normal and as well as forceful breathing। ये याद रख लेना कि ये क्या कंट्रोल करता है मेरे भाई, तो ये कंट्रोल करता है मेरे भाई रेस्पिरेशन के नॉर्मल मेरे भाई रेस्पिरेशन को, फोर्सफुल रेस्पिरेशन को मेरे भाई यही कंट्रोल करता है ना। तो आपको ये पॉइंट कैसा लगा मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, कि हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात लिखा है कि ये दोनों को कंट्रोल करता है, और यही मालिक को होता है जो काम करने के लिए मेरे भाई सबको देता है। अब एक चीज बताना, जो RRC होता है, RRC का लोकेशन कहाँ होता है, RRC का लोकेशन कहाँ होता है, RRC का लोकेशन, RRC का लोकेशन तो मेड्यूला में होता है। मेड्यूला में, जो मेड्यूला क्या होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है, RRC का लोकेशन होता है। RRC होता है मेरे भाई मेड्यूला में, याद रख लेना का है। न्यूमोटैक्सी सेंटर कहाँ होता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर मेरे भाई पॉन्स में होता है, ये पॉन्स में होता है। और याद रख लेना, सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेट जो भी चेंज करना है इसमें, सारा चेंज को ये कंट्रोल करेगा, सारा चीज को यही कंट्रोल करेगा। तो एक चीज याद रख लेना, अपॉन एक्टिव
अपॉन एक्टिव रिस्पॉन्सिबल, इट इज द रिस्पॉन्सिबल लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेरे भाई एक चीज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। ये भैया क्या करता है मेरे भाई, ये जो इनहेलेशन के जो ड्यूरेशन है उसको क्या करता है मेरे भाई, डिक्रीज करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको मेरे भाई समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई शंका वंका नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये डिक्रीज करता है। और एक चीज याद रख लेना, बाई सिग्नलिंग RRC and bring necessary change, है ना। जब देगा मेरे भाई जो RRC सिग्नल देगा मेरे भाई, तब भी क्या होगा, चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इससे क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्विच ऑफ, मेरे भाई क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं, समझ में आया, स्विच ऑफ सेंटर। तो ये मेरे भाई जब स्विच ऑफ सेंटर जो है मेरे भाई क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट होगा ना, जब ये एक्टिवेट होगा तो डिक्रीज करेगा मेरे भाई किसको, तो ये डिक्रीज करेगा ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को मेरे भाई। ये डिक्रीज किसको करेगा, ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को करेगा मेरे भाई। क्या मेरे भाई ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब मैं कीमो वाला बातें कर रहा था, उसके बाद हम 2-3 डिजीज है उसको मेरे भाई एक झटके में भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस खट 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 बोल के समझा देंगे, काम खत्म। तो ये तो हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, समझ में आया कि हाँ सर ये क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई, ये सारी चीज को यही कंट्रोल करता है। बट वो क्या करता है मेरे भाई, वो तो अपना जब स्विच ऑफ सेंटर इसको कहते हैं मेरे भाई, जब वो एक्टिवेट होगा तो काम तमाम करेगा ही करेगा ना, आपको पता होना चाहिए। अब कीमो 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 लिख लेते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं ना हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर भी कुछ झोल झाल होता है, यहाँ पर भी कुछ बंटवारे होते हैं। जैसे आप पढ़े हो मेरे भाई, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ये पॉइंट तो मेरे भाई समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा है कि तुम लोग को मेरे भाई समझ में आना ही चाहिए। अब एक पॉइंट मैं लिखता हूँ, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं, ये कीमोरिसेप्टर आखिर में होते क्या है, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे भाई, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे में लिखेंगे मेरे भाई। ये क्या करते हैं, किसको मेरे भाई सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो याद रख लेना कीमोरिसेप्टर, ये वाला चाहिए, ये वाला कोई भी। Chemoreceptor sensitive change in chemical like CO2, hydrogen ion, but not sensitive for
O2 के लिए सेंसिटिव मेरे भाई नहीं होते हैं, O2 के लिए मेरे भाई सेंसिटिव नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होंगे, मैंने बोल दिया। अब एक चीज मेरे भाई याद रख लेना कि जब ये CO2 के प्रति मेरे भाई क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं मेरे भाई। CO2 जहाँ पे मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, CO2 बढ़ता है तो मेरे भाई क्या हाइड्रोजन जो आयन से क्या बढ़ते हैं या घटते हैं। CO2 जहाँ बढ़ता है मेरे भाई, हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं या घटते हैं मेरे भाई, कमेंट करना, बताना तुम लोग मेरे भाई अच्छी तरीके से, है ना। चलिए हम बातें करते हैं सेंट्रल की। ये लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड अराउंड RRC, किसके पास लोकेटेड होते हैं, RRC के पास लोकेटेड होते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, मतलब उसी के आसपास लोकेटेड होता है, मतलब यानी बोले तो मेरे भाई क्या होते हैं, मेडुला में ही लोकेटेड होते हैं, है ना। मेडुला में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। अब एक चीज और याद रख लेना, ये मेडुला में लोकेटेड होते हैं, बट ये क्या होते हैं, दे डिटेक्ट चेंज इन CO2H+ इन द, ये कहाँ होते हैं मेरे भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं मेरे भाई। मतलब ये CSF जो लिखे हैं ना, CSF, ये क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं भैया इसमें अगर बढ़ा है मेरे भाई क्या, ये जो CO2 और H+ आयन यदि बढ़ा है तो इसको कौन डिटेक्ट करेगा मेरे भाई, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा, ये नहीं करेगा मेरे भाई। इसके लिए ये करेगा, नहीं ये करेगा, है ना। और इसमें फिर से क्या होता है मेरे भाई, कुछ बाइफरकेशन होता है। ये अयोटा बॉडीज और जो लिखा है मेरे भाई कैरोटेड बॉडीज, ये अयोटा बॉडी क्या होता है और कैरोटेड बॉडी क्या होता है, जरा यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आर्टरी जो है मेरे भाई, ये क्या है, अयोटा है ना। इसमें जो मेरे भाई क्या होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, जो मेरे भाई होते हैं, इससे मेरे भाई बोलते हैं क्या, अयोटा बॉडीज। यहाँ पर जो इसमें रिसेप्टर होते हैं मेरे भाई, उसका अयोटा बॉडीज। यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं, जो मेरे भाई इसमें रिसेप्टर होते हैं, इसे बोलते हैं क्या, तो हम बोलते हैं कैरोटेड आर्टरी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दोनों है। इस दोनों में क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, इसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें भी ब्लड फ्लो करता है। ये दोनों में ब्लड जब फ्लो करता है तो आपको पता होगा कि जो भी आरबीसी में चेंज होगा उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, आरबीसी में जो भी लिखेंगे चेंज इन आरबीसी CO2 H+ आयन, उसको डिटेक्ट कौन करेगा मेरे भाई, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर क्या करेगा मेरे भाई, उसके लिए डिटेक्शन के लिए मेरे भाई क्या है, हाजिर है, उसके लिए मेरे भाई उपलब्ध है बढ़िया तरीके से। और वहीं बातें करें सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की, तो इसमें मेरे भाई क्या होगा, अगर CFS में होगा कोई भी मेरे भाई
कोई भी मेरे भाई चेंज होगा तो उसके मेरे भाई कौन मेरे भाई डिटेक्ट कौन करेगा, ये करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। लेकिन चेंज को मेरे भाई बदलाव कौन करेगा मेरे भाई, चेंज को बदलाव रखने के लिए कौन आएगा, तो मालिक आएंगे। मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो आपको बताए थे मालिक कौन थे मेरे भाई, आर आर सी मतलब मेड्यूला, आपको पता है कि मालिक ही है। तो वो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर अपने को मेरे भाई जमा कर रखेंगे। और याद रख लेना, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है मेरे भाई, सेरिब्रो स्पाइनल सॉरी फ्लूइड जो होता है मेरे भाई, कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो जो ब्लड से मेरे भाई क्या हो रहा है, फिल्टरेशन से मेरे भाई ब्लड की से बन रहा है, वो क्या होगा, उसमें कोई भी चेंजेस हो गए उसको डिटेक्ट कौन करेगा मेरे भाई, ब्लड वाले में तो ये करेगा, ब्लड से जो भी होगा। और ये हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाला कौन डिटेक्ट करेगा, तो सेंट्रल कीमो वाला करेगा। तो ये पॉइंट मेरे भाई तुद्दा सा था मेरे भाई, सब तो तुद्दे तुद्दे से ही, कोई ज्यादा था नहीं। तो आई होप ये हो गया होगा। अब बातें कर लेते हैं डिजीज की, अस्थमा बातें कर लेते हैं मेरे भाई बढ़िया तरीके से। अस्थमा को आपको क्लास 12 में पढ़े हो, है ना, अस्थमा जो क्लास 12 में भाई किया है ना, वो तो पढ़ाई होगा, है ना। अभी कोई क्लास 12 नहीं किया है, अभी सब 11th में हो, है ना मेरे भाई। तो अस्थमा हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, है ना। अस्थमा, ये अस्थमा थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ये अस्थमा होता क्या है। जैसे आपको याद रख लेना है कि जो भी व्यक्ति है जिसको भी एलर्जी है मेरे भाई, ये क्या है, एलर्जेंट डिजीज है ना। समझ में आ रहा है, ये एलर्जी से होता है। जैसे किसी को मेरे भाई सुनो, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, किसी को धूल धक्कर से एलर्जी होता है, किसी को मेरे भाई क्या बोले धुआं से एलर्जी होता है, किसी को अलग अलग प्रकार की चीजों से एलर्जी होता है, जिससे अस्थमा होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो ब्रोंकियाई है, जो ब्रोंकियोल है, ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं मेरे भाई, ये क्या हो जाते हैं, प्रो लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाते हैं, है ना। तो इसमें याद रख लेना है ये कि जो हमारे ये क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाते हैं, है ना। प्रोलॉन्ग समय तक क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाते हैं। जैसे समझ में आए ना चाहिए तुम लोग को मेरे भाई, ये मेरे बना था ये हमारा, ये हुआ हमारा ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, जो भी है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे है ना। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं आपस में, एकदम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि पता चले कि इसमें कोई गैप नहीं है मेरे भाई, इसके इतने पतले पतले इसके मेरे भाई वॉल हो जाते हैं ना, इसके वॉल क्या हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर वॉल कितना था, यहाँ पर क्या हो गया। तो ये क्या होते हैं कि इसके वॉल में मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरे भाई क्या होते हैं कि हमको मेरे भाई, हमको नहीं, जो भी अस्थमा के पेशेंट है उनको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, इनहेलर का यूज करना पड़ता है, या उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अस्थमा के मेरे भाई पेशेंट देखोगे तो मेरे भाई जो खांसेंगे तो उसमें देखना बहुत सारे चीजों की बहुत सारे आवाजें भी निकलती है ना, अलग अलग तरीके से आवाजें निकलती है। तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जी क्या है, डिजीज है। और ये ब्रोंकाइल जो ब्रोंकियोल है वो क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाते हैं। और इसमें मेरे भाई जो वॉल है, इसके वॉल क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पिचक जाते हैं मेरे भाई। तो ये हमारे एनसीईआरटी का ही लाइन था, बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का लाइन था। तो हमारा अस्थमा खत्म हो गया, अस्थमा इसमें है नहीं, तो अस्थमा मतलब कि
उतना ज्यादा नहीं है, बट अस्थमा है मेरे भाई, पता होना चाहिए कि अस्थमा है हम लोग के लिए, है ना। और फिर आगे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, इसको समझ में आ गया, एम्फाइसी यहीं पर लिख देते हैं ना, एम्फाइसी, एम्फाइसी, एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा, सो सॉरी, एम्फाइसीमा है ना, एम्फाइसीमा है। अब ये एम्फाइसीमा जो है, ये डिजीज कैसे होता है तो मेरे भाई क्या होता है, एक्सेसिव स्मोकिंग से होता है। यहां पर आपको याद रख लेना है कि जो हम लोग की एल्वियोलाई की जो वॉल है ना, हम लोग की एल्वियोलाई, ये जो मान लो ये एल्वियोलाई की जो वॉल है, यहाँ पर एल्वियोलाई की, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेरे भाई क्या होता है, बहुत सारा लोग एक्सपेरिमेंट करता है मेरे भाई, तो वहां पे मेरे भाई धूल धक्कड़ क्या होते हैं, जाकर इकट्ठा हो जाते हैं मेरे भाई एल्वियोलाई से, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज्यादा मेरे भाई दिक्कत होने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है मेरे भाई, एक्सेसिव ऑफ मेरे भाई स्मोकिंग की वजह से होता है ना। अब ये मेरे भाई ब्रोंकियाई है, और यहां से मेरे भाई ये जो एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है, यहां से एक्सचेंज नहीं हो पाता है गैस की, जो हम लोग की जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एक्सचेंज नहीं हो पाता है। आपको पता है मेरे भाई एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एल्वियोलाई में की दीवार मेरे भाई क्या होती है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये एल्वियोलाई में होता है। और याद रख लेना कि एस्थमा क्या होता है मेरे भाई, ये हमारे ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल में होता है। और आपको ऑक्यूपेशनल ऑक्यू रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, ये कहाँ होता है मेरे भाई, तो याद रख लेना बहुत सारे लोग हैं कि जो लंग्स है, लंग्स में मेरे भाई, लंग्स में होता है, और ये यूजुअली आपको पता होना चाहिए, ये लंग्स वाला बीमारी ही है ना। ये क्या होता है, लंग्स, इट अफेक्ट लंग्स, लंग्स में क्या करता है मेरे भाई, लंग्स को ये अफेक्ट करता है आपको मेरे भाई, बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन मेरे भाई जो आपको आना चाहिए हमारे ब्लड से मेरे भाई, क्या होना चाहिए, ब्लड में मिक्स होना चाहिए, तो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मेरे भाई आउटपुट नहीं मिल पाता है मेरे भाई, तो मेरे भाई ये सारी चीज मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत होता है। और मेरे भाई यहाँ पर जो, जैसे कि मान लो कि जो लोग मेरे भाई क्या होते हैं कि जैसे कि कोयले के खदान में है, या जैसे कि मान लो कोई सिलिका वाले जैसे खदान में है, मान लो अलग अलग जगह पर जो है मेरे भाई, जहां पर आपको रहने लायक नहीं है, जहां पर आप सांस नहीं ले पा रहे, अगर आप मेरे भाई कुछ भी करके मेरे भाई, आप मास्क लगा करके भी आप क्या करो मेरे भाई, वहां पे रहोगे मेरे भाई, तभी भी कुछ ना कुछ सम पार्ट्स ऑफ जो डस्ट है मेरे भाई क्या होगा, जाएगा ही जाएगा। तो मेरे भाई अगर कोई अगर बीमारी है जो मेरे भाई जैसे हो रहा है, उसका नाम उसी से पड़ जाता है। अगर सिलिका वाले खदान में रहे तो मेरे भाई क्या होता है, तो सिलिकासिस होता है ना। और किससे होता है मेरे भाई, सिलिकॉन से होता है, सिलिकोसिस, किससे होता है, सिलिकोसिस सिलिकॉन से होता है। एक चीज है मेरे भाई, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस किससे से होता है, एस्बेस्टोस से होता है, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस होता है। यहाँ पर याद रख लेना कि जो भी मेरे भाई वर्कर्स हैं, जो भी मेरे भाई किसी ना किसी खदान में वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहां पर उनके लिए ही मेरे भाई ये मेरे भाई उनको ही ये बीमारी होता है, ऑक्यूपेशनल मेरे भाई रेस्पिरेटरी डिजीज। एम्फाइसिस मेरे भाई क्या होता है, एल्वियोलाई में मेरे भाई यूजुअली होता है। और ये आपको पता होना चाहिए, एल्वियोलाई की दीवार को मेरे भाई क्या करते थे मेरे भाई, तो इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं मेरे भाई, क्यों में होता है मेरे भाई, एक्सेसिव मेरे भाई स्मोकिंग की वजह से होता है। जो स्मोकिंग करता है मेरे भाई, एल्वियोलाई में मेरे भाई बहुत सारी दिक्कतें होती है मेरे भाई, है ना। एल्वियोलाई जो कोशिकाएं हैं, वो मेरे भाई उसकी वॉल क्या होती है, मोटी हो जाती है ना। और मेरे भाई एक्सचेंज में भी दिक्कत होता है, तो बहुत सारा यहाँ पर लॉट्स ऑफ, यहाँ पर भी दिक्कत होता है, यहाँ पर भी दिक्कत होती है, यहाँ पर। आई होप ये सारा चीज हमारा ये खत्म हो गया आज का चैप्टर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा होगा ईमानदारी से, मेरे को उम्मीद है, और बढ़िया लगा होगा।
और कल के लेक्चर में अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड मतलब लेक्चर मतलब कि चैप्टर का लेक्चर चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद। कल के लेक्चर तो हमारा सेशन होने वाला होगा, है ना। सो थैंक्स।